जय फिजिक्स, नाम तो सुना ही होगा, साकेत बिहारी, फिजिक्स बिहारी। आज नीट 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंडा जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला फंडा क्या था, बर्कन है। देखें बर्कन क्या था, तो वेरिएबल फोर्स के बारे कारण बर्कन यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी तो इंटीग्रेट करें। वेरिएबल फोर्स रहेगा तो इंटीग्रेट करके बर्कन निकाल लेंगे, वेरिएबल टॉर्क रहेगा तो इंटीग्रेट करके बर्कन निकाल लेंगे। वेरिएबल फोर्स ले लें और एफ एक्स ग्राफ का एरिया क्या जाएगा, बर्कन आ जाएगा। टाउ एंड थीटा ग्राफ का एरिया क्या निकल के आ जाएगा, रोटेशनल बर्कन। एफ एक्स ग्राफ का एरिया बर्कन देता है, करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करके लोगे या ग्राफ दिया रहेगा तो एरिया निकाल लोगे। इंटीग्रेट करो अपर लिमिट लोअर लिमिट, आगे मूव करोगे। कोई वेरिएबल फोर्स ले लें, एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, 0 से d के लिए बर्कन निकालना। इंटीग्रेट करो 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 कितना, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, 0 से d तक के लिए करना, तो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स 0 से d तक के लिए एफ के जगह रख दोगे ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, 0 से d के लिए इंटीग्रेट करेंगे। दैट विल गिव यू ए डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डी क्यू बाई 3, ए डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डी क्यू बाई 3, दैट विल गिव यू। तो जो 0 से d डिस्प्लेसमेंट के लिए जो बर्कन आएगा तो यहाँ से निकाल लोगे। और ये कहाँ पे अगर रहेगा तो ट्रांसलेशन के लिए कर लोगे, लिख लोगे जल्दी से, तो प्रैक्टिस कर लें। किसका आ गया 10 जूल, अच्छा गुड। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से तो 2 के लिए, डैट भी यहाँ पे 2d आ जाएगा और 3d स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 10 जूल आ जाएगा आंसर। कैलकुलेट कर लेंगे सभी लोग होमवर्क के रूप में। फर्दर क्या करते हैं, तो अगर टॉर्क वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा, टॉर्क वेरिएबल रहेगा, तो डैट भी बर्कन विल बी थीटा। 0 से पाई के लिए बर्कन निकालना, किसके लिए, 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए टॉर्क वेरिएबल है सी साइन थीटा रख करके इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से पाई के लिए या तो डायरेक्ट बोले साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना था, 2 होता, या फिर दूसरा क्या करना, तो इंटीग्रेट कर लें साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दें, तो दैट विल गिव यू 2, वैल्यू 2 दे देगा, आंसर भी ट्वाइस सी आ जाएगा। वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन। आगे मूव करेंगे। बाकी साइन थीटा ऐसा होता है, 0 से पाई में इसकी एरिया कितनी वैल्यू होती है, 2 आ जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करोगे तो बर्कन कहाँ पे, तो डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो θ1 से θ2 एंगल घुमाता है, तो बर्कन कितना लिखते हैं बेटा, तो डैट विल cos θ1 माइनस cos θ2 इंटू पी। और अगर यही एंगल की वैल्यू दे दिया स्पेशल 0 से θ, तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस cos θ इंटू पी। अगर यही दिया कितना 0 से पाई, तो डैट विल 0 पे कितना होता है हमारा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस पी होता है, और 180 पे तो प्लस पी होता है, दोनों का चेंज लोगे तो कितना ट्वाइस पी आ जाएगा। तो या तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रखें आप, माइनस पी डॉट ई या माइनस पी कॉस थीटा, वहाँ पे चेंज से निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली वर्कर निकालना तो क्या करें, फाइनल वो पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और थीटा जी की वैल्यू रख करके 0 से पाई के लिए तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और 0 से 2 पाई बाई 3 के लिए तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3 को माइनस 1/2 तो प्लस 3/2 आ जाएगा, डैट भी प्लस 3/2। तो आगे मूव करेंगे। अगर आप देख लो यहाँ पे 2 और केस होता है, अगर डाइपोल को, तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल एक होता है, दूसरा कौन सा होता है डाइपोल, हाँ मैग्नेटिक डाइपोल होता है। मैग्नेटिक डाइपोल में बताओगे, मैग्नेटिक डाइपोल को कहाँ पे घुमाते हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं θ1 से θ2 एंगल, तो एक्सप्रेशन यही रहेगा। यहाँ पे क्या लिख लो, एम बी, एम क्या मैग्नेटिक मोमेंट और बी क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दैट विल एम बी cos θ1 माइनस cos θ2 एम बी 1 माइनस cos θ2 ट्वाइस एम बी थ्राइस एम बी। तो ऐसा आ जाएगा तुम्हारा वर्क डन। डाइपोल को θ1 से θ2 एंगल घुमाने में तो ऐसा काम होता है। एक और कैसे किसी को याद है, कौन सा, जब हम लोग क्या करते हैं, तो बताया था आपको कि क्लोज्ड करंट करिंग लूप प्लेस्ड क्लोज एवरी क्लोज्ड करंट करिंग करंट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो आई इंटू एन इंटू ए। एवरी क्लोज करंट करिंग लूप बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एन इंटू ए, आई करंट नंबर ऑफ टर्न्स एरिया। तो उसके जब करंट करिंग लूप में के लिए काम करोगे तो उसको घुमाने के लिए काम करेगा, तो क्या बताएंगे आप, तो एम के जगह आई एन ए लिख दोगे तो क्या जाएगा, तो बीना इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, या बीना 1 माइनस cos θ, या 2 टाइम्स बीना, या 3/2 टाइम्स बीना आ जाएगा इन केस में। ये वैल्यू चेंज होंगे सभी 3 केसेस के लिए, बाकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बाकी ये थीटा के बारे में देख लोगे, जो थीटा मैग्नेटिक मोमेंट और
मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता। तो वर्क करने के लिए नेक्स्ट केस कौन सा केस, किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो वर्क करना Q V2 माइनस V1, या पोटेंशियल चेंज में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वहां से भी क्या निकल के आएगा वर्क डन। और वर्क डन निकल के आ गया तो क्या कर लेंगे आप, तो लाइक डिफरेंट केसेस होंगे जहाँ पे तो ये केसेस अप्लाई करने की जरूरत हो सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, देखो लो चार्ज के कारण हमने डायरेक्ट पोटेंशियल मान लिया, वहाँ पे चार्ज भी दिए, तो सराउंडिंग में चार्ज दिया हो तो सबके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल एक बार कैलकुलेट करोगे और एक बार यहाँ कैलकुलेट, और पोटेंशियल कैलकुलेट करने को डिफरेंस ले लोगे और उसको चार्ज से मैग्नीफाई कर दोगे। एक रोटेशनल फील्ड में खेल रहा है तो मासेस का गेम रहेगा, तो मासेस के कारण जो पोटेंशियल बनेगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, सराउंडिंग में जो भी मास है सभी लोग यहाँ भी पोटेंशियल बनाएंगे, यहाँ भी पोटेंशियल बनाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, और माइनस GM/r होता है, माइनस GM/r। तो वहाँ से तो हर एक मासेस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करके सम कर दो, यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, यहाँ पे निकालो, चेंज इन पोटेंशियल निकालो, वर्क डन, तो मास इंटू पोटेंशियल से गुना करके निकाल लोगे। अगर V और V है तो अगर पोटेंशियल सेम है, यहाँ और यहाँ का सेम है, तो ऐसे वो पोटेंशियल सेम वालों क्या नाम देते हैं, गुड इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल के लिए तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे मूव करना है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाती है, और बाकी तुम जानते हो इक्विपोटेंशियल के दो प्रॉपर्टीज, वर्क डन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल पे परपेंडिकुलर होता है, और क्या होता है, तो डेफिनेटली दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल में तुम जानते होगे। बाकी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वर्क डन 0, बट यहाँ से ऐसे भी लाइंस दिखाए जाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाना, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो ये तो ये होता है कि जाएंगे ऐसे ही ऐसे, वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होती है, वर्क डन की वैल्यू सभी के लिए क्या होगा, सेम ही चार्ज को इस रास्ते से ले जाओ, इस रास्ते से ले जाओ, इस रास्ते से, वर्क डन भी सेम Q VC माइनस V है। या सेम मास को इस रास्ते से ले जाओ, इस रास्ते से ले जाओ, इस रास्ते से, तीनों के वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, रेशियो 1:1:1 हो जाएगा, W1 W2 W3 बराबर होंगे। अगर चार्ज अलग अलग कर दिया है, इस रास्ते से तो कितने Q को लेगा, इसको ट्वाइस Q लेगा, और यहाँ पे थ्राइस Q लेगा, तो वर्क डन का रेशियो चार्ज का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सबके लिए सेम है। तो वर्क डन का रेशियो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो 1:2:3 हो जाएगा, 1:2:3। तो आगे मूव करोगे वर्क डन का नेक्स्ट केस में, तो क्या तो 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हो सकते हैं या 2 दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो एक तो डायरेक्शन दिखाने के लिए जरूरत हो सकती है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ कि ये पोटेंशियल 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हाई से लो की तरफ परपेंडिकुलर होगा, और निकालना होगा तो क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर चेंज इन पोटेंशियल बाय परपेंडिकुलर, चेंज इन हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइड कर दो। तो सोप बबल में क्या होता हमारा, तो वर्क डन की वैल्यू सरफेस एनर्जी कितनी होती थी, S × 8πr², और उसके सोप बबल का रेडियस R1 से R2 इंक्रीज करना, तो वर्क डन की वैल्यू कितना लिख लो, 8πs R2² माइनस R1², ऐसा कर लोगे, रेडियस को R1 से R2 इंक्रीज करना, तो डेट बी दिस। तो आगे मूव करेंगे तो क्या वर्क डन के लिए ड्रॉप रहेगा तो 4πs कर लोगे, और तुम्हें पता होगा कि लेके छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर एक बड़े ड्रॉप बन जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो एनर्जी रिलीज होती है। स्मॉल ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और रिवर्स करते हैं, बड़ा ड्रॉप को फोड़ करके छोटे ड्रॉप बनाओ पड़ेगा, और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो डेट वे छोटे छोटे ड्रॉप की जनसंख्या n है, तो n × 4πr² × s, छोटे लोगों का तो सरफेस एनर्जी हो गया, एक ही बड़ा बनाया तो उसकी सरफेस एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस ले लो तो एनर्जी रिलीज आ जाएगी, ये एनर्जी रिलीज होगी। और जो स्मॉल n एंड r एंड कैपिटल R में जो रिलेशन होगा तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाल लोगे, n × RQ = कैपिटल RQ। तो अदर एक्सप्रेशन में यहाँ से आगे चेंज कर सकते हो कि लेकिन कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी उसको किसी से तो इक्वेट भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हो, m/2 v² माइनस u², या रोटेशनल वर्क I/2 ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, v u दे करके तो वर्क निकालने के लिए काफी केस हमने करा है कि v और u डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करके v निकाल v u आ जाएगा, फाइनल टाइम पे v आ जाएगा, और रख दो वर्क निकल जाएगा।
पोजीशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करके भी निकाल के ऐसा काम करना, या एक्सेलरेशन दिया हुआ इंटीग्रेट करके भी निकाल करके भी और यू रख करके वर्क निकालना। दूसरा रोटेशन वाले में ट्राई करते हो, थीटा दिया हुआ रोटेशन वाला सिस्टम के लिए थीटा दिया हुआ 2t प्लस, तो समथिंग ऐसा दिया हुआ, क्या करें आपको, तो वर्क निकालना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ सिस्टम का, t इक्वल 0 से t इक्वल टू, तो डेट 2 सेकंड के लिए निकालना वर्क, t इक्वल 0 से इनिशियल ओमेगा निकाल लोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे थीटा को, डेट 2 प्लस 3t स्क्वायर, ओमेगा विल बी 2 प्लस 3t स्क्वायर, ओमेगा विल बी 2 प्लस 3t स्क्वायर, ओमेगा विल बी 2 प्लस 3t स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दोगे 2 प्लस डिफरेंशिएट करके 2 प्लस 3t टाइम t पे ओमेगा, इनिशियल टाइम पे कितना हो गया, तो 0 डाल दोगे तो इनिशियल ओमेगा 2 हो गया, और फाइनल टाइम पे 2 सेकंड पे तो यहाँ पे डालोगे तो 4 और 14 आ जाएगा, तो फाइनल ओमेगा इतना आ गया, I/2 फाइनल ओमेगा स्क्वायर इनिशियल ओमेगा स्क्वायर का काउंटिंग कर लोगे, I/2 14 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, I/2 और 196 माइनस 4 कर लो 192 हो जाएगा, 192/2 कर लोगे, डेट विल बी तो 96 आ जाएगा, तो ऐसे निकाल लोगे। नेक्स्ट वर्क कहाँ होता है बताओगे, हाँ गुड, तो दैट विल ये रेक्टेंगल वाला डायग्राम याद होगा, पीवी डायग्राम दिया हुआ तो क्या निकालना है, पीवी डायग्राम के एरिया से वर्क करना जाता है, क्लॉकवाइज साइकिल में पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में नेगेटिव होता है, वर्क बाय गैस पॉजिटिव, वर्क बाय गैस, वर्क बाय गैस पॉजिटिव, वर्क ऑन द गैस नेगेटिव। अगर लेके आइसोकोरिक में वर्क 0, आइसोबारिक में PV2 माइनस V1, आइसोथर्मल में nRT log V2 by V1, एंड आइडियाबैटिक में तो डायरेक्टली P1 V1 माइनस P2 V2 बटे n-1, P1 V1 माइनस P2 V2 बटे गामा-1, आइडियाबैटिक के लिए, और पॉलीट्रोपिक के लिए P1 V1 माइनस P2 V2 बटे n-1। ये दियो पीवी डायग्राम दियो, साइकिल में डेल्टा यू 0 होगा, अगर डेल्टा यू और पीवी डायग्राम के एरिया से वर्क निकालो, बाकी इस क्वेश्चन में हमने ये बताना चाह रहा हूं कि डेल्टा यू क्या होगा, इधर का जाते हैं तो डेल्टा यू, और जाएंगे तब डेल्टा यू बराबर होगा। तो अगर हमारे क्वेश्चन में दिया रहता कि एबीसी पाथवे में गए, एबीसी पाथवे से जा रहे हैं, वहां पे डेल्टा क्यू एंड क्या दिया हुआ है, एबीसी पाथवे लेके डेल्टा क्यू एंड डब्ल्यू दिया हुआ, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू होता, डेल्टा क्यू दिया हुआ डब्ल्यू दिया हुआ, तो डेल्टा यू निकाल लोगे, और जो डेल्टा यू यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे डाल दोगे, इस रास्ते में उतना नहीं होगा, और डब्ल्यू एंड डेल्टा यू पता होगा तो डब्ल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना था। इस एडीसी के लिए हमें क्या निकालना था, वर्क डन, एडीसी के लिए क्या निकालना था, वर्क डन, तो डेट विल बी एबीसी पाथवे में डेल्टा क्यू डब्ल्यू दिया हुआ, तो ए बी सी के लिए पहले डेल्टा यू निकाल लो, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ आपने अप्लाई कर दिया, डेल्टा क्यू डेल्टा यू, ये डब्ल्यू दिया हुआ, यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू 30 आ जाएगी, डेल्टा यू 30 आ गया, तो इतना ही एबीसी में भी होगा और एडीसी में भी होगा, एबीसी में भी इतना ही और एडीसी में भी इतना ही। फिर से यहाँ डेल्टा क्यू एडीसी में लगाएंगे, तो ये 70 दिया हुआ सवाल में, और ये 33 निकाल लिया, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 40 जूल आ जाएगी। तो ऐसे कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट फार्मूला तो आपको पता ही है, ये सभी प्रोसेस के लिए तो मोलर हीट का फिटी, या फास्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं आइडियाबैटिक का, और स्लो प्रोसेस को आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, पिस्टन फिक्स है। तो नेक्स्ट यहाँ से भी वर्क का एक काम होता है कि हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर से हीट, हाई टेम्परेचर से हीट लेकर लो टेम्परेचर रिजेक्ट कर रहे हैं, वर्क आउटपुट मिल रहा है, तो वर्क Q1 माइनस Q2 एफिशिएंसी से वर्क लोगे, तो W बटे Q1 इज द हीट कार्नोट इंजन इसी को बोलते हैं। यहाँ से तो एफिशिएंसी W बटे Q1 या क्या लिख लोगे, Q1 माइनस Q2 बटे Q1 या 1 माइनस Q2 बटे Q1 या T2 बटे 1 माइनस T2 बाई T1 एफिशिएंसी के लिए केस कर लोगे। और इस पर अलग से एक स्लाइड अपने आपको दिया गया जहाँ पे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कशन किया गया, तो वहाँ पे तो इस पर कुछ क्वेश्चंस भी लिया गया है एफिशिएंसी वाले, और करस्पॉन्डिंग क्या बोला, एरो को रिवर्स कर दे, वर्क जब करोगे तुम तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, और T1 T2 फिर से तो ऐसे लिखोगे कि डेट Q2 बाई W यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, Q2 तो Q2 ही है, W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 या T2 बटे T1 माइनस T2, बेटा की वैल्यू T2 अपॉन T1 माइनस T2, और करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और तो एफिशिएंसी में रिलेशन डेवलप कर लोगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी में रिलेशन, तो डेट बेटा इक्वल T2 अपॉन T1 माइनस T2 या बेटा इक्वल टू एटा के टर्म्स में, तो 1 माइनस एटा बाई
तो एटा यूटिलाइज कर लोगे। डायरेक्ट डिसीजन ट्रू और फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। आगे मूव करेंगे तो टॉर्क के लिए डिसीजन करें। नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर टॉर्क पकड़ रहा हूँ। तो टॉर्क में एक तो डायरेक्ट यूज करोगे टॉर्क, वन मोर फिजिकल पैरामीटर इज टॉर्क, जो कि डेफिनेटली वहां से फिर से क्वेश्चंस आते हैं। अगर फिजिकल पैरामीटर इज टॉर्क, टॉर्क का टाउ इक्वल टू कितना, आर क्रॉस एफ, पी क्रॉस ई, एम क्रॉस बी, या तो आई एन ए क्रॉस बी, एम के जगह पे आई एन ए क्रॉस बी लिख दिया गया। तो 5 फार्मूले आ गए थे। इसमें क्या बेसिक प्रॉपर्टीज थे हमारे, उन 5 में क्या क्या प्रॉपर्टीज थे। तो इनमें एक तो प्रॉपर्टी यूज करोगे कि ये सभी जो है तो क्या, तो टाउ एंड आर के बीच का एंगल 90, टाउ एंड एफ के बीच का एंगल 90। तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इनका, टाउ डॉट आर, टाउ डॉट एफ विल बी 0। ऐसे तुम कर लो, टाउ डॉट पी, टाउ डॉट ई 0। ये भी नहीं जो है तो अर्लियर प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। या इस पे तो आई एन ए बी साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर किधर होता है हमारा, सरफेस का नॉर्मल, और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसमें ट्रिकी होती है कि जो एंगल किसके साथ दिए रहते हैं, तो एंगल दिए रहते हैं वो प्लेन के साथ। तो प्लेन के साथ एंगल दिए रहेंगे तो तुम्हें एरिया एंगल किसके साथ लेना, प्लेन के नॉर्मल के साथ। तो अगर सरफेस के साथ दिया हो तो 90 माइनस थीटा करके एंगल लिखोगे। आई एन साइन थीटा वाले केस के लिए जब ओपन करेंगे इसको, टाउ इक्वल में आर वेक्टर दिया, वेक्टर दिया और टॉर्क वेक्टर तो निकाल लोगे। प्रैक्टिस में रहोगे तो सही से वहां निकाल दोगे, क्योंकि डेफिनेटली से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। बाकी पी और ई भी दिए जा सकते हैं। पी एंड ई वेक्टर में दे करके तो क्या निकालना है, टॉर्क निकालने, पी क्रॉस ई कर लोगे। बाकी इन पे तो क्या कर लेंगे, तो 0 डिग्री, ये 4 फार्मूले देख ले, फैला के लिख दिया जा रहा है। थीटा एंगल पे कितना होता है टॉर्क, तो एक तो क्या लिखोगे तुम, आर एफ साइन थीटा, थीटा एंगल पे तो आर एफ साइन थीटा टॉर्क के लिए, 90 पे थीटा एंगल पे तो आर एफ साइन थीटा, पी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, बीना साइन थीटा, और 90 के लिए आर एफ पी एम बी बीना। 0 के लिए सब कुछ 0, 180 पे तो भी 0। अंतर क्या दोनों 0 में, तो ये 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और 180 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बाकी सवाल क्या होता है यहाँ पे, एक तो थीटा निकालने का, कि टॉर्क किसी एंगल थीटा पे तो एम बी बाई 2 है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। टाउ की जगह पर रख दो, कितना फार्मूला होता है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा रख दोगे, कट जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। थीटा विल बी 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो आगे मूव करोगे, थीटा विल बी 30 डिग्री। तो आगे जो है तो ये फार्मूला जो पी क्रॉस सी में पी की वैल्यू जगह पे Q2D लिख दो। कोई 4 दिया और बाद में निकालने को सवाल यहाँ पहुंचते हैं। टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2D इंटू ई। उसके अलावा कोई सिलेंडर है, सिलेंडर पे फोर्स लगाया जा रहा है, टॉर्क का इक्वेशन बना करके अल्फा निकालो। तो सिलेंडर पे टेंसिल फोर्स लगाया जा रहा है F, तो टॉर्क ये कितना देगा, F इंटू आर, और ये रोटेट कर रहा है, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से इक्वेट कर दोगे। फोर्स दिया हुआ, आई दिया हुआ, तो क्या निकाल लोगे, सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर 2, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, और अल्फा निकल गया तो क्या करोगे तुम, तो अल्फा निकाल के आओगे, कांस्टेंट रिलेशन वाले रिलेशन बताओगे, 3 रिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, या थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा थीटा टी स्क्वायर बाई 2। तो उनमें डालने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, यहाँ पे अल्फा निकल पता चल गया, तो टी टाइम पे ओमेगा की वैल्यू निकालने क्वेश्चन हो सकते हैं। मूव करो, नेक्स्ट क्या हुआ, तो बैलेंसिंग का एक केस होता है, ये रोटेशनल बैलेंसिंग, या ये सिस्टम क्या थे, मास ये वेट डब्ल्यू का रॉड है और 2 स्ट्रिंग्स तो हैंग कर दिया गया और इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों स्ट्रिंग में क्या निकालना, टेंशन का रिलेशन निकालना। ये वेट डब्ल्यू लग रहा है, इस इंड से x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ से L उधर T1 मान ले, इधर क्या मान ले आप T2। तो एक तो टॉर्क का सेंटर का बोर्ड बैलेंसिंग करोगे, सेंटर का बोर्ड टॉर्क बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज टॉर्क और इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, T2 इंटू L माइनस एक्स, दैट इज वन एस्पेक्ट। दूसरा जो है, अगर किसका बोर्ड टॉर्क ले लें तो T1 का बोर्ड ले लें, तो T1 का बोर्ड ले लेंगे तो ये W क्लॉकवाइज टॉर्क और T2 एंटी क्लॉकवाइज, W इंटू एक्स इक्वल टू T2 इंटू L। और अगर किसका बोर्ड ले लें, T2 बोर्ड ले तो क्या कर लोगे, ये तो W का एंटी क्लॉकवाइज, W इंटू L माइनस एक्स इक्वल T1 इंटू L। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना लोगे, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं बराबर है।
और एक इक्वेशन ट्रांसलेशन सीरीज टी वन प्लस टी टू इक्वल डब्ल्यू। तो ऐसे 4 इक्वेशन यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग ना होकर के क्या हो सकते हैं, स्ट्रिंग ना होकर के ऐसा भी हो सकता है कि 2 ब्लॉक रख दिया और यहाँ पे हिंज कर दिया, तो फिर से तो इनका मास m1 इसका m2, तो m1 क्या लिख दोगे, या इसका फोर्स f लग रहा है तो f1 इंटू एक्स इक्वल टू f2 इंटू l माइनस एक्स कर लोगे। अगर ब्लॉक्स रखे हुए हैं और इक्विलिब्रियम में है और स्ट्रिंग नहीं है वहाँ पे, इसके लिए स्ट्रिंग हटा करके यहाँ पे हिंज कर दिया, ये रॉड है और यहाँ पे हिंज कर दिया, ये इधर मास रख दिया, इधर मास रख दिया, बैलेंस कर दिया, तो उसके लिए भी तो यही टॉर्क का इक्वेशन बैलेंस करोगे। यहाँ पे वेट f1 f2 मान लीजिए f2 इंटू l माइनस एक्स, ऐसे इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी तो क्या कर लेंगे, तो f2 और यहाँ पे तो f1 और f1 प्लस f2 इक्वल टू w का कंडीशन आ जाएगा। w ये जो हिंज फोर्स रहेगा हो जाएगा वहाँ पे। तो ऐसा जो है एक बैलेंसिंग का केस होता तो टॉर्क में ऐसा काम कर लोगे। दैट विल तो वन एस्पेक्ट। नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करें तो वन मोर केस उठाते हैं हम लोग, दैट विल। तो बोले जहाँ पे क्या है तुम्हारा रोलिंग मोशन हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस बेटा। ये देख लो एक्सप्रेशन को एनालिसिस कर देते हैं एक्सेलरेशन के लिए। अगर ये कहाँ पे स्लाइडिंग होगा तो बेटा की वैल्यू 0 कर दोगे तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा होगा, और रोलिंग के लिए जी साइन थीटा 1, और किसके लिए, तो यही एक्सेलरेशन किसके लिए, तो फ्रिक्शन में जब जाते हैं रफ पे, तो ये वाला तो गायब, थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाता है, साइन थीटा एक्सप्रेशन में आएगा। बाकी जो है तो रोलिंग का बेटा का मतलब यहाँ पे क्या, के स्क्वायर आर स्क्वायर, तो रिंग के लिए के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, डिस्क के लिए 1/2, हॉलो के लिए 2/3 और सॉलिड के लिए 2/5। यहाँ पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, रिंग में तो जी साइन थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री दे करके या कुछ वैल्यू दे करके तो कंपेयर करने की जरूरत हो सकती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तो आगे का जब एक्सेलरेशन निकालोगे रिंग के लिए जी साइन थीटा 2, रिंग के लिए जी साइन थीटा 2, किसी का एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जा सकती है, रिंग डिस्क हॉलो स्क्वायर सोलर स्क्वायर, या रिंग के जगह पे तो हॉलो सिलेंडर, डिस्क के जगह पे 500 सॉलिड सिलेंडर, या दूसरा क्या किया जा सकता है, तो ए निकल गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर 2 वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले फार्मूले। तो ये एक्सेलरेशन का एक कार्ड काम कर लिया। उसके अलावा देख लोगे अगर यही जो है ना अनवाइंड करता हुआ जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग से लटका दिया और डिस्क है और अनवाइंड करता हुआ नीचे ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर लोगे। जब ये इंक्लाइन प्लेन अभी ऐसा हम लोग कर रहे थे, इंक्लाइन प्लेन था, अगर स्ट्रिंग को अनवाइंड करने वाला केस लोगे तो ये थीटा कितना हो जा रहा है, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री तो क्या कर लोगे, g/1 प्लस बीटा हो जाएगा। इस केस में तो सभी के लिए तो 1/2 या सॉलिड सिलेंडर के लिए सेशन तो क्या कर लोगे तुम, और थीटा 90 के लिए बोल देगा, थीटा 90 के लिए g/1 प्लस बेटा हो जाएगा। थीटा पे जी साइन थीटा 1 प्लस बेटा है, और अगर ये 90 डिग्री होगा वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल ये वाला केस है, तब के लिए ये लिखा हुआ g/1 प्लस बेटा, तब के लिए लिखा हुआ। ओके, अगर डिस्क जो है अनवाइंड करते हुए नीचे जा रहा है तो g/1 प्लस बेटा, g/1 प्लस 1/2 2/3 जी आ जाएगा। तो ऐसा केस कर लोगे तो आगे मूव करेंगे। बाकी वो तो याद हो गया, स्लाइडिंग सिर्फ होगा इंक्लाइन प्लेन पे, रोलिंग तो नहीं होगा, स्लाइडिंग होगा तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन यूज करेंगे, और रफ सरफेस पे तो जी साइन माइनस म्यू कॉस थीटा कांस्टेंट है। इन सभी केस के लिए तो एक क्वेश्चन तो पता ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले अप्लाई करके, तो क्वेश्चन से सर्कुलर मोशन में तो नेट फोर्स की वैल्यू, नेट एक्सेलरेशन तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर करोगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन होते तो बताइए कि क्या करना होगा, v और dv/dt दिया डायरेक्टली निकाल लोगे, या फिर क्या दिया हुआ s दिया हुआ तो v निकालें और v स्क्वायर r करके तो ac निकालें, और फिर s दिया हुआ तो पहले v निकाला फिर dv/dt करके तो स्क्वायर कर देंगे, टोटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। मास से गुना कर दोगे तो ये फोर्स बन जाएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन में क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है। और आगे जो है तो यही एक्सेलरेशन की चर्चा कहाँ पे करते हैं, तो एक्सेलरेशन की चर्चा किस में डालते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेरिएबल होता है ए एंड एक्स का रेशियो ले लो, ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा। ये दिया हुआ ए इक्वल टू -4x, टाइम पीरियड बताएं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, ओमेगा की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 पाई बाय w कर लोगे तो डेट विल टाइम पीरियड पाई आ जाएगा।
टाइम पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से भी टाइम पीरियड 2 पाई नोट एम बाई की फ्रीक्वेंसी उल्टा कर देंगे 1/2 पाई के बटे, और जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो थी तो मास का रेशियो निकाल सकते हो, या मास का रेशियो तो फ्रीक्वेंसी का निकाल सकते हो, या टाइम पीरियड में तो जो है तुम्हें तो लाइक स्प्रिंग के लिए तो पता है कि कोहेरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के यूज करते हैं, या एक ही स्प्रिंग है, दो मास लेके दोनों तरफ लटके हुए तो रिड्यूस मास लेके काम करते हैं। अगर स्प्रिंग का भी मास है तो एम प्लस 3, यहाँ पे स्प्रिंग का इक्विवेलेंट मास MS/3 यूज कर लेते हैं। तो ऐसे सिस्टम के लिए तो आप प्रोसीड कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्या तो बोला जा रहा है, तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाई टोटल मास का एक केस लेना। नेट फोर्स बाई टोटल मास क्या ले लेते, तो एक पुली वाला केस जो तुम्हें लेके रिसेंटली आया भी है एग्जाम में, और वैसे हर एक बच्चे को पता भी है। कौन सा, ये पुली है, पुली की इधर M2 और इधर M1 है, और कितने एक्सेलरेशन से M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर जाएगा। यहाँ भी एक केस होता तो क्या करेंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा M2G माइनस M1G, और टोटल मास M1 प्लस M2, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब M1 M2 कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन, तो 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2 याद हो गया होगा तुम्हें, ऑलरेडी तुमने काफ़ी बार रिपीट कर रखा है हमने, मतलब मिनिमम कितनी बार, 5 बार तो क्लास में उस में करा हुआ पढ़ाया होगा, और उसके बाद जो है तो कम से कम 25 बार रिपीट हुआ होगा ये सोल्यूशन, क्योंकि इस चीज़ को यूज करके सेंटर ऑफ मास में भी निकाला था, और रोटेशन में का एग्जाम्पल लिया था आपको, बर्टन में भी लिया था। तो M2 M1 दो स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं, तो M2 M1 को ज्वाइन करने वाले सिस्टम में टेंशन निकालना, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2 हो जाती है। और यही सिस्टम अगर कहाँ रहेगा, लिफ्ट के अंदर रहेगा, तो ऊपर जा रहा होगा तो G के जब G इफेक्टिव ले लो, G प्लस है ऊपर के लिए, और नीचे के लिए G माइनस है। यहाँ पे टेंशन 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2, यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम रहेगा, जबकि सीलिंग में पूछा जाएगा तो डबल हो जाएगा। जो सीलिंग का भी दिया हो तो उसको आधा कर दो, इधर निकल जाएगा 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2। और ये दोनों मास का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, तो डेट विल बी M2 माइनस M1 बटे M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर इंटू G, डेट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना। तो 3 ब्लॉक, ये हॉरिजॉन्टल में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में ब्लॉक्स रखे हुए हैं, आइदर कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना। तो क्या करेंगे आप, तो नेट फोर्स बाई टोटल मास, डेट विल बी नेट फोर्स बाई टोटल मास। 1 2 3 ब्लॉक है, रख दोगे, मासेस दिए रहेंगे, स्ट्रिंग कनेक्टेड है, पुलिंग फोर्स से खींचा जा रहा है। अगर हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है तो नेट फोर्स वही आ जाएगा, अगर एंगल पे फोर्स होंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए यूज होगा। मास M1 M2 M3 दिया हुआ है, 2 किलो, ये 2 किलो 4 किलो और 6 किलो, और एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और क्या निकालना था आपको, तो एक्सेलरेशन ब्लॉक्स के निकालने, और यहाँ पे टेंशन निकालना, ये रेशियो निकालना। तो डेट विल ये 24 न्यूटन, नेट फोर्स 24 है, टोटल मास कितना है तो 12, 24 बाई 12 कर लो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ का टेंशन, तो याद होगा लोगों को बताया था, इससे पीछे वाले मास को एक्सेलरेशन से गुना कर लोगे, तो डेट मीन 6 × 2 12 न्यूटन यहाँ का आ जाएगा। और यहाँ पे लिखना, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन, तो इसका इक्वेशन बना ले, ये क्या कह रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, 24 माइनस T1, 24 माइनस T1 इक्वल टू 2 × 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 24 बाई 12, डेट विल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन विल 24 बाई 12, डेट विल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पॉइंट पे टेंशन निकालना, तो उसके पीछे का मास को हो तो A से गुना कर ले, T2 की वैल्यू तो 6 × तो 2, डेट विल 12, और T1 निकालना, दिस फोर्स माइनस T1, 24 माइनस T1 इक्वल टू 2 × 2, 24 माइनस T1 इक्वल 2 × 2, तो डेट विल बी, तो T1 की वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगी। तो आगे नेक्स्ट में मूव करेंगे, एक्सेलरेशन और टेंशन कांटेक्ट में रहेंगे, क्या आप पीछे से पुश करेंगे तो नॉर्मल बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो है तो क्या दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड J कैप और इलेक्ट्रिक वेलोसिटी I कैप पे दे दिया,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू होता है, मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लोगे, एक्सेलरेशन निकल गया तो क्या कर लेंगे, तो टाइम टी पे वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डाल दोगे यहाँ पे क्यू ई बाई एम। तो क्या निकल गया तुम्हारा, तो टाइम टी पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकल गया। ये कौन सी वेलोसिटी का, तो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो एक्सेलरेशन वाई में, तो वेलोसिटी का बाई कंपाउंड निकाल लिया और इधर फेंका आपने, तो इधर तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, ये वाला कंपोनेंट सेम रहेगी और वर्टिकल ये वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा कि कितना डिस्प्लेस हो गया टी टाइम में इस डायरेक्शन में, तो एक्स पर और वी टी, और बाई डायरेक्शन कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ए वाई टू इंटू टी स्क्वायर, ए वाई टू इंटू टी स्क्वायर, एक जगह क्यू वाई एम रख दोगे, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दें, तो मोशन कैसा होता था, पाराबोलिक हो जाता है। यहाँ सवाल क्या क्या होता है देख लोगे, एक तो पाराबोलिक मोशन होता है, उसके अलावा जो है कौन से केस में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में डाल दोगे तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और इस केस में क्या होगा, तो पाराबोलिक मोशन होगा। ये पाराबोलिक प्रूव आउट हो गया। वैल्यू पुटिंग का सवाल हो सकते हैं, या फिर जो है तो कंपैरिजन के करने की जरूरत हो सकती है कि कितनी कितनी वेलोसिटी निकलेंगे, दो अलग अलग चार्जों के फेंक देगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, पाराबोलिक पाथ पे जाएगा। तो नेक्स्ट कहाँ पे तो डिस्कशन करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। फार्मूला तुम्हें तो याद होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू बी क्रॉस बी या आई एल क्रॉस बी। जब चार्ज जो रहेंगे तो क्यू बी क्रॉस बी, 90 डिग्री पे क्यू बी बी, 90 डिग्री पे क्यू बी बी, क्यू बी क्रॉस बी 90 डिग्री क्यू बी बी। और करंट करिंग कंडक्टर के लिए आई एल बी, आई एल बी डेफिनेटली इस पर एक सवाल तो डेफिनेटली होते ही होते हैं। आई एल बी मास से डिवाइड कर दोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ गया। उसके अलावा जो है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कहाँ पे, तो लाइक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं, जो मोशन होता तो कहाँ से डिसाइड करते हैं कि कैसा मोशन हो रहा। मोशन को हम डिसाइड करते हैं कि फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल कैसा है। और तुम्हें ये तो याद होगा कि फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का 90 डिग्री एंगल है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, तो सर्कुलर मोशन होगा। और उसके बाद स्पेशली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमारा क्या हो, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री, तो मोशन है स्ट्रेट लाइन में। दो याद हुआ ना, 0 180 याद हो गया स्ट्रेट लाइन, 90 के लिए सर्कुलर याद हो गया, बचा क्या, तो उसके अलावा कोई थीटा एंगल कुछ भी बोल दो, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का कुछ भी एंगल थीटा ले लो, तो उसके इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला। और स्पेशल मैग्नेटिज्म में तो हम लोग उसका एक हेलिकल पाथ का यूज करेंगे अभी। देखें तो मैग्नेट यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट क्या था कि फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच के एंगल पे आप नोटिस करोगे, यहाँ से डिसाइड होता। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में है, वेलोसिटी आई कैप में दे दिया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी आई कैप में, तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो पार्टिकल ऊपर की तरफ घूम जाएगा। और सर्किल में घूमेगा तो रेडियस को एम बी परपेंडिकुलर बाई क्यूबिक, परपेंडिकुलर कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी ले लोगे, ये रेडियस को मोमेंटम हो गया, मोमेंटम को √2m के लिखते हैं बाई क्यूबिक। डेफिनेटली इस फार्मूले में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अल्फा ड्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सभी के, तो न्यूट्रॉन नहीं होगा, अल्फा प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, तो ऐसे पार्टिकल होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन पर क्या करने के लिए, तो रेडियस का कंपेरिजन करना। और ये डायलॉग याद होगा तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस सेम होता है अल्फा एंड प्रोटॉन का। अल्फा एंड प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया, काइनेटिक एनर्जी सेम दिया गया, तो रेडियस भी सेम हो गया, वाइस वर्सा कर लोगे। और काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ से तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रेडियस का फार्मूला √2m डेल्टा बी, डेल्टा बी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एसिलेट कर रहे हो, इन क्यू एंड बी स्क्वायर का रूट, तो डेट विल बी रेडियस। तो डिफरेंट केस में तो जो पार्टिकल सर्किल डिस्क्राइब करेगा उसका रेडियस ऐसे निकले, रेडियस निकाले, इसका मतलब क्या, एरिया में लिख लोगे, पाई आर स्क्वायर कर दोगे, ये सरकमफ्रेंस सर्किल का कितना होगा, टाइम पीरियड 2πr/v, रेडियस का फार्मूला यहाँ पे रख दोगे r/v, तो m/q भी आ जाएगा, तो 2πm/q। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे तो स्पीड क्या हो, कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड में तो स्पीड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है q/2πm। साइक्लोट्रॉन में पता है कि इलेक्ट्रॉन को एसिलेट नहीं करते क्योंकि वो लाइट होता है, और उसके अलावा साइक्लोट्रॉन में तो कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, तो पार्टिकल को स्पीड अप करता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सर्किल में तो घुमा करके सिंक्रोनाइज करके तो फिर से वापस तो उसको एसिलेट करता था बीच बीच में।
और डी से होता है, डी जब तुम्हें याद होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर कैसे देंगे वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और अंदर ही दे दिया तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। या लॉरेंज फोर्स वाला केस एक याद होगा, अनडिवाइडेड का कंडीशन, तो वो भी यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लग रहा है, तो दोनों को कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का केस हो जाता है। यहाँ पे देख लो ये कौन सा केस लिखा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल कुछ भी थीटा है, जीरो पे कैसा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी में जीरो, स्ट्रेट लाइन 90 पे सर्कल मोशन, और उसके अलावा कुछ ये एंगल के लिए तो डेट विल बी यहाँ पे हेलिकल होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, हेलिकल पाथ, ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के तो अलॉन्ग घूमता हुआ तो मूव करेगा ये। तो ये वाला केस तो बहुत ही आदमी, हर एक आदमी इससे परेशान हो गया कि कैपिटल एम स्मॉल एम, इस पे जो है तो कितना फोर्स लगाएं ताकि ये स्मॉल एम स्टेशनरी रहे, तो स्टेशन की वैल्यू जी टेन थीटा, फोर्स की वैल्यू एम प्लस एम इंटू जी टेन थीटा आ जाएगा। या इसी को कहाँ पे तो कोई व्हीकल में रख दें, पेंडुलम टांग दें तो कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो वो भी कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, डेट एंगल इज ऑल्सो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, एम जी बाई कॉस थीटा या डेट विल बी एम जी सेक थीटा। ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है कैसेट, सारे को याद हो गया होगा। ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा 2019 में भी सवाल था, 2004 में भी सवाल आया हुआ है, तो काफ़ी बार रिपीट हुआ। ये पेंडुलम वाला में टेंशन निकालना होगा, तो एम जी एंड एम ए सूडो फोर्स, तो नेट रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर ऐसा कर लो। तो ये यहाँ से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो नेक्स्ट जो है तो टेंजेंट नॉर्मल, जहाँ पे क्या होगा तो केस देख ली फिर। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है बेटा, तो परपेंडिकुलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोले, टेंजेंट नॉर्मल बोले। इक्विलिब्रियम भी वैसा करता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल इक्विलिब्रियम करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल का केस कहाँ पड़ता है, जरूरत पड़ती है सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नॉर्मली तो, या फिर इसी को डायपोल्स में रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन बोला था। तो आप देख लीजिए दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये तो बात है, ऑर्थोगोनल है दोनों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। 90 डिग्री एंगल कहाँ पे जरूरत होने वाली है, तो एक तो देख लोगे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा के बीच का एंगल 90 डिग्री, फेज डिफरेंस इतना 90 डिग्री होता है, जब भी होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। सिंपली लिख दिया कि एक साइन थीटा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। दोनों ही एसएम है, नहीं दोनों ही एसएम है, और दोनों का अलग अलग तो क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ऐसा बोल दिया गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये आइदर में कंपोनेंट लेके काम कर सकते हो, या कोई मैग्नेटिक फील्ड दिया हो तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो बी कॉस डेल्टा और बी साइन डेल्टा, tan डेल्टा इक्वल टू बी वी बाई बी एच, ऑलरेडी फेमस फार्मूला तुम्हें पता होगा। ये डीप एंगल, ये रिजल्टेंट फील्ड है बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डीप एंगल। तुम्हें पता होगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कीजिए, दो एलिमेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डीप एंगल। और डायरेक्शन निकालने के लिए तो क्या चाहिए हमें, तो डीप एंगल एंड एंगल ऑफ वेरिएशन। बाकी tan डेल्टा इक्वल बी वी बाई बी एच में फेमस होगा ये म्यूचुअल लाइक जो लाइक मोशनल ईएमएफ का केस था, BLV वाला केस, वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है कि डेल्टा दिया रहता है कि डेल्टा 45 डिग्री, तो BV BH बराबर होगा, बी दिया रहता क्या, तो BH दिया रहता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो BV निकल जाएगा, BV निकल जाएगा, तो B इंटू L परपेंडिकुलर इंटू V परपेंडिकुलर, वो वर्टिकल कंपोनेंट वहाँ पे यूज करके काम करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो लोग हैं, इस कहाँ पे तो आगे जरूरत पड़ सकती है, BB और BH तुम्हें याद हो गया होगा, दोनों अगर BB और BH दिया होगा तो नेट निकाल लोगे tan डेल्टा BB बाई BH, B की वैल्यू। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पोजीशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो ऐसा कुछ सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, उसका रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों काम करोगे। डिफरेंट जगहों पर रहेंगे तो ऐसा तो यूज करोगे। अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे है तो नेट एक्सेलरेशन ऐसा ही है, तो इसका कंपाउंड ये और ये रेडियल कंपाउंड और क्या टेंजेंशियल कंपाउंड बताया, अभी भी सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था कि अगर ये एक्सेलरेशन ए है इधर डेल्टा, तो कॉस डेल्टा इतना, ये टेंजेंशियल हो जाएगा, ये रेडियल हो जाएगा। तो एक सर्कुलर मोशन में तो कंपाउंड लेने का काम हो सकता है, दैट इज वन एस्पेक्ट। या फिर जो है तो आगे मूव करेंगे तो ATAC डेल्टा के लिए तो ऐसे लिख लिया आपने, tan डेल्टा विल भी तो डेट विल
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बटा आर और टेंजेंशियल अल्फा आर होता, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आगे मूव करेंगे सर्कल में क्या होता है और उसके अलावा तो डायपोल देख में तो रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर थीटा पोजीशन में पोटेंशियल और फील्ड का एक्सप्रेशन देखना। तो आर थीटा पोजीशन में तो फिर पोटेंशियल कितना होता है बेटा, आर थीटा पोजीशन में तो पोटेंशियल पी के कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर और फील्ड तो रेडियल कंपोनेंट आएगा तो डेट में 2 पी के और कॉस थीटा बटे आर क्यू और टेंजेंशियल कंपोनेंट ये वाला तो पी के साइन थीटा बटे आर क्यू और टोटल नेट फील्ड पी के बटे आर क्यू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा और ये रियल टाइम फील्ड जो है तो रेडियल के साथ जो एंगल बनाएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आती है 10/2। ये टेबल याद हो गया होगा तुम्हें, ये ऑलरेडी ऐसा पता माइनस क्यू प्लस क्यू उनके बीच का डिस्टेंस 2l है। तो डायपोल मोमेंट तुम जानते होगे, डायपोल मोमेंट नेगेटिव चाहे पॉजिटिव की तरह डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। जनरल आर थीटा पोजीशन में पढ़ रहे हैं, थीटा 0 करते हुए एक्सियल पे आ जाएंगे, थीटा 90 के लिए इक्वेटोरियल पे चले जाएंगे और करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है हमारे तो डेट विल रेडियल एंड टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट बोलते हैं। ये वैल्यू तुम्हें पता होगा tan डेल्टा इक्वल tan थीटा/2 और रियल टाइम फील्ड तो डायपोल के साथ कितना एंगल बना रहा था, पहले तो थीटा भी बेंड किया और फिर अल्फा डेल्टा पे हुए तो रियल टाइम फील्ड डायपोल के साथ थीटा प्लस डेल्टा एंगल पे चला जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा एंगल पे चला जाएगा। और कंपोनेंट्स ले लोगे डॉट में 2 पी के कॉस थीटा बटे आर क्यू पी के साइन थीटा बटे आर क्यू नेट फील्ड वैल्यू पी के बटे आर क्यू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर थीटा 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा, थीटा 0 के लिए एक्सियल पे आ जाएगा तो ये कंपोनेंट गायब हो जाएगा, यही रहेगा फील्ड जो रेडियल डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी, डायपोल मोमेंट तो डेट विल 2 पी के बटे आर क्यू और ये टेंजेंशियल पोजीशन पे यहाँ पे जाओगे तो थीटा 90 कर दोगे तो ये कंपोनेंट गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा तो पी के बटे आर क्यू और इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ बोलते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये एक्सप्रेशन तो नोट कर लो कि मैं भी हिट आउट करने के लिए आते थे, पोटेंशियल वाले इसका फॉर्म पूछ चुका है 2020 में और फील्ड वाले तो पूछ सकते हैं और याद रखने की जरूरत है क्योंकि इसका इसी एक्सप्रेशन का यूज कहाँ पे तो मैग्नेटिक डायपोल में भी होता है। मैग्नेटिक डायपोल में क्या कर लोगे तो पी के जगह पे कैपिटल एम लिख लोगे और के जगह पे μ0/4π तो मैग्नेटिक डायपोल वाला केस बन जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम कैपिटल एम तो स्मॉल एम इंटू 2l कर दोगे तो क्या बन जाएगा कैपिटल एम बन जाएगा, डाट विल कैपिटल एम बन जाएगा μ0। ये मैग्नेटिक डायपोल्स के लिए ऐसा काम कर लोगे, मैग्नेटिक डायपोल और रियल फील्ड डायपोल के साथ डेल्टा प्लस थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, डेल्टा प्लस थीटा क्रिएट कर रहा है। 90 के लिए एक्सियल पोजीशन, 90 के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन आर एंड तो एक्सियल पोजीशन पे कौन सा कंपाउंड 0 और नेट कितना इतना, ये रेशियो तो याद हो गया कि रेडियल पे 2 और इक्वेटोरियल पे 1 2:1 हो जाएगा। और रेडियल पे फील्ड एंड मोमेंट क्या होता है पैरेलल होता है और इक्वेटोरियल पे तो अपोजिट होता है। ये वैल्यू डायपोल में मैग्नेटिक डायपोल के लिए ऐसा कर लोगे, मैग्नेटिक डायपोल में तो लाइक m इंटू μ0/4 तो ऐसा कुछ cos थीटा बटे आर स्क्वायर ये पोटेंशियल बता देगा 2020 में तो नीट में और ये क्या तो एक्सियल और ये क्या इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 और यहाँ पे पी के बटे आर स्क्वायर। तो बाकी रेडियल टेंजेंशियल का गेम कहाँ पे तो ऐसे भी कोलिजन में भी तुमने देखा था, ये दोनों मास आइडेंटिकल है अब लेकर तो कौन सा हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा, अगर ये आ रहा है तो कोलिजन के बाद कौन सा केस क्या था इसमें कंडीशन, मासेज आइडेंटिकल हो, हेड ऑन कोलिजन नहीं हो, सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, इलास्टिक कोलिजन हो, तो कोलिजन के बाद इनके वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। बाकी प्रूव कर ले एक बार, यहाँ पे लेते हैं ये पहले कोलिजन के पहले सिचुएशन था, कोलिजन के बाद में तो नॉर्मल ले लेंगे इन लोगों का, टेंजेंट और नॉर्मल ले लेंगे और उसके अलावा जो है वेलोसिटी हम लोग डिसीजन कर लेंगे। बाकी वैसे तुम जानते हो कि m1 m2 है और कोलिजन के पहले m1 u1 से m2 u2 से और ये कोलिजन के बाद m1 v1 से m2 v2 से, तो दो इक्वेशन मोमेंटम का m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2 और v1 v2 निकालने के कोई फार्मूले आते हैं, वो फार्मूले अब तुम्हें तो याद हो गया होगा।
याद हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? तो डेफिनेटली इसमें भी सवाल आते हैं। M1 U1 M2 U2 ये सब याद हो गया। कोलिजन करता है, कोलिजन में तो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स लगते हैं जिस कारण वेलोसिटी नॉर्मल में एक्सचेंज होता है टेंजेंट का लूंगा, तो कोई फोर्स नहीं लगता टेंजेंट में, तो वेलोसिटी और मोमेंटम सारा कुछ कंजर्व रहता है। जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं वेलोसिटी का तो कहाँ पे होते हैं, तो टेंजेंट कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होते हैं। कोलिजन का तो वेलोसिटी निकाल लोगे, सेपरेशन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अप्रोच u1 माइनस u2 ई की वैल्यू, तो सेपरेशन बाई अप्रोच से निकाल लेते हैं। ये वाला सेपरेशन बाई अप्रोच से तो ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इलास्टिकली 1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिकली 0, और इन जनरल 0 और 1 के बीच में कुछ होगा। और वैल्यू जो इलास्टिक रहेगा तो ई की वैल्यू 1 लेके काम करोगे। इनइलास्टिक रहेगा परफेक्टली कंप्लीटली वाला चिपक गया, इम्बेडेड रह गया, तो उसको बोले परफेक्टली इनइलास्टिक, और वहाँ पे ई की वैल्यू 0 लेकर काम करते हैं। v1 v2 लिखना तो ऐसे लिख लेते हैं। ये याद हो गया होगा फार्मूला, हर एक बच्चे को जो याद हो गया होगा, गली मोहल्ले के हर एक आदमी को याद करवा दो तुम लोग, पूरी इंडिया को याद करवा दो। m1 माइनस ई m2 m1, और यहाँ पे m2 टाइम्स 1 प्लस ई, और यहाँ पे थे क्या 1 प्लस ई m1 u1, और यहाँ पे m2 माइनस ई m1, सभी में नीचे m1 प्लस m2 था। बाकी जो 2020-19 में सवाल इतने थे कि कोलिजन के बाद, कोलिजन का पहले ये रेस्ट में था, कोलिजन के बाद ये रेस्ट में आ गया, तो ई की वैल्यू निकालने थे, जाके देख लोगे 2019 में डायरेक्ट सवाल है। या उसके अलावा इस पे केसेस तुम्हें पता होगा कि क्या होता है अगर इलास्टिक हो, इलास्टिक कोलिजन में, तो अगर क्या हो मास से आइडेंटिकल हो तो वेलोसिटी क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। m1 u1 चल रहा था, m2 u2 चल रहा था कोलिजन के बाद, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो m1 u2 चलना शुरू कर देगा और m2 u1 चलना शुरू कर देगा। लेकिन कब लागू होता है? इलास्टिक कोलिजन में। एक्सचेंज प्रोग्राम किस में लागू होता है? इलास्टिक में। कौन सा वेलोसिटी एक्सचेंज होता है? कॉमन नॉर्मल वाली। और लॉस इन करंट का जो डेल्टा के m1 m2 बाई m1 प्लस m2 नीचे 2 आएगा, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस u स्क्वायर, इसमें m1 m2 और क्या है हमारा, तो u1 u2 और ये और डेल्टा के, तो 5 लोग हैं यहाँ पे भी, 5 अननोन 6 अननोन, कोई 4 दिया हो, 5 में निकालने के लिए काम यहाँ पे से भी आ सकते हैं। और परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, अगर इलास्टिक में तो ई की वैल्यू 1 तो लॉस नहीं होता। और उसके अलावा जो है तो यही रोटेशन वाला केस रहेगा, तो 1/2 i1 i2 बटे i1 प्लस i2 कर लोगे, w1 माइनस w2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का काम करते हैं। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। रोटेशन वाला में भी 2-3 बार सवाल आए हुए हैं। तो ये कोलिजन वाला तो बता दिया कि दोनों, अगर ऐसा केस हो, 2 लोग ऐसे आ रहे हैं, ये क्या है तो ब्रेक कर दे टेंजेंट एंड नॉर्मल में, ये यू से आ रहा था, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आ रहा था, थीटा पे, ये वाला कंपाउंड कितना यू कॉस थीटा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके पास क्या था, यू साइन थीटा। और वो वाला कंडीशन याद रख लो, क्या क्या बोला, अगर मासे आइडेंटिकल हो, कोलिजन इलास्टिक हो, कोलिजन हेड ऑन नहीं हो, सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इन सभी कंडीशन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 90 डिग्री को कोलिजन, 90 डिग्री कोलिजन, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोलिजन के बाद इतने एंगल पे चला गया, एक कोलिजन के बाद एक जो है 35 पे चला गया, दूसरा 55, हाँ 55, तो ऐसा कर लोगे। ये आ रहा है यू से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आ रहा था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आ रहा था, या डेल्टा मान लिया यू, इधर कंपाउंड यही आएगा, ये किक मारेगा, कोलिजन करेगा, तो कॉमन नॉर्मल वाली एक्सचेंज हो जाएगी, जो कंडीशन बताया था। इलास्टिक बोला ना, तो इलास्टिक में बताया ना तुम्हें, इलास्टिक में कॉमन नॉर्मल वाली वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है जब क्या हो, मास आइडेंटिकल हो उस केस में। तो ये वाला कंपाउंड को दान में दे दिया, तो बचा क्या है, इसके पास टेंजेंट वाला कंपाउंड बच गया, तो ये टेंजेंट का लोग इधर चला जाएगा यू साइन डेल्टा से, और ये यू कॉस डेल्टा से इधर जाएगा, तो ये टेंजेंट में जा रहा है, ये नॉर्मल में जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल जमाने से जन्मों से टेंजेंट एंड नॉर्मल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कोलिजन क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, वो कंडीशन में तो एंगल कोलिजन वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ तो 90 डिग्री बताओगे। उसके अलावा क्या, कोलिजन के बाद हॉरिजॉन्टल से तो ये 35 पे चला गया, तो वो कितने पे चला जाएगा, 55 पे चला जाएगा। तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी एक बन सकती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो आगे मूव करोगे क्या किया जा रहा है। तो डायरेक्टली ये कोई ब्लॉक आ रही है, अर्थ के साथ कोलिजन हो रही है, एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल कोलिजन के बाद जो है, तो तुम्हें पता है कि पैरेलल टू द सरफेस कोई फोर्स नहीं लगेगा,
टेंजेंट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वेलोसिटी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, और ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ई टाइम्स मैग्नीफाई हो जाती है। तो ऐसे डायग्राम में एक तो डायरेक्ट की वैल्यू पूछ सकते हैं कि बॉल को किसी एंगल पे दे मारा तो क्या निकालें, तो चेंज इन मोमेंटम निकालें, तो चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में तो नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम इसमें है। तो पहले मोमेंटम mv1 था और बाद में m इंटू ई इंटू v1, तो फाइनल माइनस इनिशियल जुड़ जाएगा, 180 डिग्री पे चेंज निकालते तो ऐड हो जाता है। तो ये काम कर लोगे तुम। बाकी ये यहाँ पे तो वेलोसिटी के बारे में हमें तो मेंशन करना चाहते हैं। नोटिस कर लिया आपने कि ये u1 था तो ये भी u1 रहेगा कोलिजन के बाद, और ये v1 है तो e टाइम्स v1 हो जाएगा। तो ऐसा कोलिजन के बाद सिचुएशन हो जाएंगे। और ये u एंड डेल्टा दिया हुआ, ये u है और ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे ये डेल्टा एंगल दिया हुआ, डिपेंड करता है जहाँ से भी दिया रहेगा तो इसके अनुसार से कर लोगे। बन मतलब यह याद रखना कि ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपाउंड क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और नॉर्मल कंपाउंड जो आ रहा है वो ई टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है। तो दोनों कंपाउंड निकलेगा तो एंगल तो लेकर आपका काउंटिंग कर सकते हैं आप। तो जहाँ पर रहेगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए नॉर्मल परपेंडिकुलर वाला केस कर रहे हैं, परपेंडिकुलरिटी का केस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कर लेंगे आप। ये आप देख लेंगे, यहाँ पे पूरा करना चाहते थे, ये डेल्टा 1 एंगल पे आया, डेल्टा 2 पे चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, डेल्टा 1 एंगल पे आया और डेल्टा 2 पे चला गया, ये डेल्टा 1 हो जाएगा। ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, तो u cos डेल्टा 1, u sin डेल्टा 1, ये भी अगर v के टर्म्स में बात करो तो v sin डेल्टा 2, v cos डेल्टा 2, तो v cos डेल्टा 2 तो ऐसा आप कंपोनेंट लेकर बराबर क्या बराबर रहता है, बराबर तो ये रहता है ना, ये वाला और ये वाला बराबर कर दोगे, दैट इज वन इक्वेशन, दैट इज वन इक्वेशन। और ये वाले का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाता है, इसकी जो वैल्यू होता है उसका मल्टीप्लाई ई से कर दोगे तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये v के टर्म्स में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू, ये v है डेल्टा 2 है, तो दैट विल बी v sin डेल्टा 2, दिस विल इक्वल टू v sin डेल्टा 2। और सोल्व आउट करोगे तो तुम्हें v की वैल्यू निकालना होता है, तो v की वैल्यू u के टर्म्स में साइन स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 आ जाएगा। और tan डेल्टा 2 कोलिजन के बाद जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा है, tan डेल्टा 2 tan डेल्टा 1 बाई ई आ जाएगा। तो डैट इज अनदर एस्पेक्ट, नेक्स्ट में मूव करोगे तो डैट भी, अब ये तुम्हें याद होगा, ये लाइक क्या u cos थीटा sin थीटा, ये कंपाउंड हाइट वाइट याद होगा। साइन टी पे हॉरिजॉन्टल से एंगल लिखना, tan अल्फा इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt बटे u cos थीटा। तो डैट भी अगेन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला केस यूज हो रहा है प्रोजेक्टाइल में, ये आपको मेंशन किया जा रहा है। टाइम टी पे ऐसे डिसीजन करना, आगे मूव करोगे तो क्या फिर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहते हैं तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाओगे, गोल्ड मेडल लाने के लिए, गोल्ड मेडल के लिए तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाओगे। तो इधर पे रिवर इधर जा रही है, इधर जा रही है, शॉर्टेस्ट टाइम उतना w बटे वी एस आर मिनिमम टाइम आ जाएगा। रिवर की स्पीड को टाइम से होना कर दोगे, ड्रिफ्ट निकल जाएगा। और साइन टाइम थीटा लिख दोगे दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय दिस। तो ये कौन सा केस है, शॉर्टेस्ट टाइम का केस है, गोल्ड मेडल का टाइम है। गोल्ड मेडल के कहाँ जाना पड़ता है, ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में तो स्विंग करना पड़ता है, ड्यू नॉर्थ बोलते हैं उसे। तो डेट इज शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जाना चाहोगे, शॉर्टेस्ट पाथ का क्या फैसिलिटी होती है, यहाँ से स्टार्ट किया तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यह क्या जा रहा है, तो उसके लिए किस एंगल पे जाना पड़ता है, तो एंगल की वैल्यू भी पूछ जाते हैं। ये स्विमर चल रहा है, रिवर इधर जा रही है, तो साइन थीटा वी आर बाई वी एस आर। 2019 में सवाल आया कि यहाँ से स्टार्ट करके सामने ही पहुँच जाए, तो उसके लिए थीटा निकाल लो। ये दिया हुआ था तो थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, ये 10 दिया था, ये 20 दिया था, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। और ये शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना होगा, तो w बटे वी एस की वैल्यू दिस स्क्वायर है और दिस स्क्वायर, तो माइनस करके रूट ले लोगे। और रिवर फ्लो के साथ एंगल पूछेगा तो 90 ऐड कर दो, 90 प्लस थीटा कर लोगे। शॉर्टेस्ट पाथ है ये, याद आ गया होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। अब प्रिज्म वगैरह दिया हुआ, प्रिज्म पे केस होता है कि प्रिज्म का सेकेंड सर्फेस को तो क्या कर दें, तो मिररिंग कर दें, सिल्वरिंग कर दें, लाइट रे जाती है और लौट जाती है। प्रिज्म का कुछ याद है क्या होता है, 5 रिलेशन बता दो। R1 प्लस R2 इजिकल टू ए, और क्या डिविएशन I प्लस ई माइनस ए, गुड। और क्या पहला लेक सरफेस पे इंसिडेंस एंगल के लिए तो साइन I इजिकल टू
साइन आई इजल टू म्यू साइन R1, साइन ई इजल टू म्यू साइन R2, और करस्पॉन्डिंग जो है ये रिलेशन आपने बना लिया। और उसके अलावा ये रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, और केस में मिनिमम डिविएशन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो डब्ल्यू अगर क्या हो गया हमारा मिनिमम डिविएशन के लिए, तो R1 R2 a/2 होता है, आई की वैल्यू और ई की वैल्यू बराबर होती है a प्लस डेल्टा m/2। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। अरे हर एक को याद है म्यू की वैल्यू कितना, तो साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपन साइन a/2। हाँ ठीक है, ए और डेल्टा एम और म्यू तीन लोगों में से कोई दो वैल्यू दिया था, दो का सेट और तीसरा निकालना होता। बाकी कुछ स्पेशल केस ऐसे लिखते हैं। हाँ ये दिख लिया, ये दिया हुआ 60 है, डेल्टा मिनिमम निकालो √3, तो यहाँ से तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकाल लोगे। इक्विलैटरल प्रिज्म भी बोल सकते हैं, इक्विलैटरल प्रिज्म बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, म्यू √3 रखोगे यहाँ पे, म्यू को यहाँ पे सोल्व आउट कर लोगे, दैट विल डेल्टा एम की वैल्यू भी मिनिमम डिविएशन में 60 डिग्री आ जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप आंसर निकाल रहे हैं तो आप डेफिनेटली मतलब सही काम कर रहे हैं। तो ये बोला है कि कोई लाइट आ रही है और रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस करने का मतलब क्या है, सिल्वरिंग क्या होता है, इस सर्फेस पे नॉर्मल गिर रही है, नॉर्मल गिर रही है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया हुआ, नॉर्मल खींच लिया गया। तो इधर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो क्या निकालना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, या एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ। ये देख लोगे यार, अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो क्या बोले, यहाँ पे नॉर्मल आ रही है, तो लाइक R2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो R1 की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा। तो R1 ए के बराबर हो गया, तो क्या लिख लेंगे आप, R2 यहाँ पे 0 है, R1 प्लस R2 ए हो 0, तो R1 ए हो जाएगा। R1 ए हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होगा ट्वाइस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज ट्वाइस है। R1 ए आ चुका, तो म्यू की वैल्यू निकालना, तो यहां से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। I2 है तो म्यू निकालना, साइन 2 है, यहाँ पे साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R1, R1 की वैल्यू ए आ चुका है, तो म्यू की वैल्यू 2 cos ए आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 2 cos ए आ जाएगा। तो आगे मूव करोगे, याद हो गया, ये सब पहले भी हमने कर रखा है। ये प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में तो नॉर्मल की जगह कुछ और एंगल पे निकाल दिया और दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट करवा दिया, तो उसको इक्वेशन यही लगाने हैं आपको, इक्वेशन यही लगाने हैं। तो अप्लाई करेंगे आप, नेक्स्ट में आप मूव करोगे। आगे इसको यहीं पे स्टॉप कर दे, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे। फिलहाल जो इसमें डेल्टा एक देख लेंगे, डिविएशन ए μ-1 होता है, और ये कौन सा केस है, तो डिस्पर्सन है, थीटा इक्वल टू ए μv माइनस μr। और दो प्रिज्म लेकर के एक केस होते हैं जो कि बाद में क्वेश्चन याद ही होगा। एक कौन सा केस होता है, विदाउट डिविएशन। तो विदाउट डिविएशन के लिए दो प्रिज्म जरूरी है और उल्टा पलटी रखना पड़ता है। तो विदाउट डिविएशन में नो डिविएशन, डिस्पर्सन करवाना बट डिविएशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बताएंगे आप, तो ए μv माइनस 1 इजक्वल टू ए डैश μv, और विदाउट डिविएशन, डिविएशन नहीं चाहिए तो कंडीशन लोड कर लोगे। डिविएशन नहीं चाहिए तो दोनों का डिविएशन बराबर कर दो। डिविएशन अभी क्या लिखा है, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। तो पहले प्रिज्म के लिए ए म्यू माइनस 1 और दूसरे प्रिज्म के लिए तो ए डैश म्यू डैश माइनस 1। डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये विदाउट डिस्पर्सन वाला केस है। एक केस पहले लिखा, चले डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं चाहिए तो डिस्पर्सन बराबर करते हैं। पहले का डिस्पर्सन और दूसरे का डिस्पर्सन बराबर करते हैं। यहाँ पे किसको निगेटिव लिखने का है तो निगेटिव लिख, निगेटिव साइन यही बता रहा है कि दोनों प्रिज्म को उल्टा पलटी रखते हैं। दोनों प्रिज्म को क्या रखते हैं आप, उल्टा पलटी रखते हैं। और क्या डिस्पर्सन चाहिए विदाउट डिविएशन वाला केस, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। तो डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन में क्या कर लेंगे आप, तो ए इंटू म्यू माइनस 1 इजकल टू ए डैश म्यू डैश माइनस 1। माइनस n क्या बताता है, उल्टा पलटी रखना। डेफिनेटली जो एक सेट आपको दिया गया तो इसमें
काफ़ी तो पॉसिबिलिटी है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से तो कुछ क्वेश्चंस निकल कर जाए। ओके नेक्स्ट करते हैं।